कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अगर नियति की मानी जाए तो अगर जज के सामने भी कोई इंसान मर रहा हो और मरते मरते कोई बात बोल दी तो कानून भी इसको मानता है। कानून में भी ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान मर रहा है और वो मरते मरते कोई बयान दे रहा है तो उसको पत्थर की लकीर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसका कानून पे से विश्वास ही उठ चुका था, जज पे से विश्वास उठ चुका था। दरअसल उसने मरते मरते एक चिट्ठी लिखी और एक वीडियो बनाई जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, मेरे ही पैसों से मेरे दुश्मन और शक्तिशाली हो रहे हैं। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता को परेशान किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। उसने साफ साफ कहा कि जिस समय मेरी लाश को आग लगाई जा रही हो, यानी कि चिता को अग्नि दी जा रही हो, उस समय मेरी पत्नी को वहाँ पे आने भी ना दिया जाए। और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो जिस कोर्ट के अंदर मेरी सुनवाई हो रही हो और वहाँ पे मेरा केस हारा जाए, तब तक मेरी चिता की जो अस्थियाँ हैं उनको किसी नदी में जाके प्रवाहित ना करें, बल्कि उसी अदालत के सामने किसी गटर में या नाली में डाल के प्रवाहित कर दें, ताकि सबको ये पता तो चले कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता। और मरते मरते वो एक बात और लिखता है, वो लिखता है कि जो मेरा बच्चा है, मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चे को मेरी माता और पिता को दे दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। दरअसल दोस्तों, जब ये वाली कहानी लोगों के पास पहुंचती है, पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई रहा होगा कि उसके पास ये कहानी नहीं पहुंची होगी। दरअसल चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, हर जगह बस एक ही शोर है कि अतुल ने आखिर आत्महत्या क्यों की। तो आज की कहानी से दोस्तों हम बस यही जानना चाहेंगे कि आखिर अतुल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने आत्महत्या जैसे कदम को अंजाम दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। मेंटेनेंस केस में मेरी पत्नी की डिमांड मुझसे 2 लाख रुपए प्रति महीने। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हरास करेगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना 9 दिसंबर 2024 की सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन आता है। वहाँ पे उनको सूचना दी जाती है कि एक AI इंजीनियर है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल उसने अपनी जान दे दी है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत ही तत्काल से मौके पे पहुंच जाती है। बेंगलोर में ही डेल्फिनियम रेजिडेंसी में उसका एक कमरा होता है। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, यानी कि उस कमरे पे पहुंचती है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे भीड़ होती है। अब पुलिस मौके पर जाती है, उसके शव को कब्जे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल दोस्तों, अब पुलिस ये पता करने में लगती है कि ये मरने वाला कौन है। तो इसका नाम पता चलता है, जो मरा है व्यक्ति, इसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी। ये एक AI इंजीनियर है और बेंगलुरु में ये नौकरी कर रहा था और यहाँ से ही अपने घर परिवार को चला रहा था। अब दोस्तों, पुलिस ये पता करना शुरू करती है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो पुलिस को पता चलता है कि 84 मिनट का एक वीडियो है और साथ ही 24 पन्नों का एक लेटर लिखा हुआ है उसने, जिनके माध्यम से उसने सारी की सारी कहानी बयां की थी। दरअसल दोस्तों, छोटे छोटे हिस्सों में ये वाली बात भारत में हर जगह पहुंच रही थी। ऐसा शायद ही कोई होगा कि जिसके पास ये खबर नहीं पहुंची हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जज साहब हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो किसी भी विभाग का आदमी हो, हर इंसान तक उसकी ये खबर पहुंच रही थी। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, सभी जगह पे सिर्फ एक ही आवाज़ चल रही थी कि #MenToo, #Justice for अतुल सुभाष। दोस्तों, ये खबर जो है हिंदुस्तान के हर इंसान के पास पहुंची और जिसने ये खबर पढ़ी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार का एक समस्तीपुर जिला होता है, वहीं का बेनीपुजापुर रोड होता है,
वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अतुल सुभाष मोदी। साल 2019 में उसे मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया जो कि रोहटा जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैट्रिमोनियल साइट पे बातें होनी शुरू हो जाती है। लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो क्या होता है ये लड़की बहुत ही कम बात करती है और जितनी भी बात करती है सलीके से करती है। तो अतुल सोचता है कि कितनी अच्छी और सुंदर लड़की है जो उसके ज़िंदगी में आई है, तो कितना अच्छा होगा कि ये इसकी ज़िंदगी में आ जाए। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातें करना शुरू हो जाता है। तो बातों ही बातों में ऐसे पता चलता है कि जो इस लड़की के पिता हैं मनोज कुमार सिंघानिया, उनकी अक्सर तबीयत खराब रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, जो लड़की है उसके घर वालों का एक प्रेशर आने लगता है कि क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए, क्योंकि अगर इन दोनों की शादी पिता के रहते हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा। और अब दोस्तों इन दोनों के परिवार की सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल 2019 को बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में इनकी शादी हो जाती है। अब दोस्तों शादी होने के बाद ये दोनों पति पत्नी समस्तीपुर आ जाते हैं। समस्तीपुर आने के बाद ये लड़का लड़की का 2 दिन का ठहराव होता है इनके घर पे, और इसके बाद में लड़का इस लड़की को लेकर अपने साथ चले जाता है बेंगलुरु। और अब दोस्तों बेंगलोर से इन दोनों को जाना था मॉरिशस के लिए। दरअसल ये हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जाते हैं। इनका 2 दिन का ट्रिप होता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे इंजीनियर को एक चीज़ अजीब सी दिखाई दी। वहाँ पे क्या होता है, ये जो लड़की है कुछ अजीब सी हरकतें कर रही होती है। जैसे कि मानो कोई सामान है तो सामान खो दिया, या बस की टिकट है तो टिकट खो दी। अगर इंजीनियर उस लड़की से कुछ बोलता तो लड़की जैसे कोई गलती करती तो वहाँ पे मुस्कुरा जाया करती थी। अब इंजीनियर को लगता है कि शायद यार कोई गड़बड़ी है, लेकिन क्या होता है ये इस लड़की के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। 2 दिन तक ये लोग मॉरिशस में रहते हैं और वहाँ से ये लोग वापस बेंगलोर आ जाते हैं। अब दोस्तों ये लोग बेंगलोर आ जाते हैं तो लड़के को लगता है कि लड़की पढ़ी लिखी तो है ही, तो क्यों ना ये कोई नौकरी कर ले। इसीलिए ये क्या करता है, इस लड़की को नौकरी की तैयारी करवाता है और इसके बाद में लड़की को जो है बहुत सारी जगह से अच्छी खासी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। लेकिन इसी के बीच में क्या होता है दोस्तों, 17 अगस्त 2019 को जो ये लड़की है, लड़की के पिता जो बीमार रहते थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जब लड़की के पिता की मृत्यु हो जाती है तो अतुल है और उसकी पत्नी निकिता जो होती हैं ये लड़की के घर पे जाते हैं, और 2 दिन के लिए जो अतुल के पिताजी थे वो भी अतुल के ससुराल जाते हैं। अब वहाँ पे जो शोक सभा वगैरह होती है, वहाँ पे शोक सभा करने के बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अतुल और निकिता दोबारा से बेंगलोर आ जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो निकिता है, निकिता की लग जाती है जॉब। तो अतुल क्या करता था, अपनी बाइक पे बिठा के निकिता को रोजाना पहले तो 11 किलोमीटर दूर उसके ऑफिस में छोड़ के आता था। उसके बाद में अतुल अपने ऑफिस जाता था, और वापसी में जब ऑफिस से आता था तो पहले निकिता को उठाता था फिर अपने घर पे लेके आता था। तो रोजाना लगभग 50 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। अब ये सफ़र 50 किलोमीटर का होता है तो अतुल डेली कर रहा था ये चीज़। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, निकिता भी जॉब कर रही थी, अतुल भी जॉब कर रहा था। लेकिन क्या होता है, इसी बीच में निकिता जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही वो लड़की प्रेग्नेंट होती है तो इसी बीच में क्या होता है, इस लड़की की नौकरी छूट जाती है। अब नौकरी छूट जाती है तो ये लड़की घर पे बैठ जाती है। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है तो अतुल क्या करता है, अपनी पत्नी को डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए ले जाता है। तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, इनसे कुछ काम करवाया कीजिए, क्योंकि इनकी बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे में दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होता है, जब इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो अतुल क्या करता है, अपनी माँ को बुला लेता है घर पे देख रेख के लिए, क्योंकि अतुल तो ऑफिस चला जाया करता था, तो पीछे से उसकी पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो कौन देखेगा। इसीलिए इसकी माँ आ जाती है इसको देखने के लिए। इसके घर में 2 नौकरानी आया करती थी, एक आती थी साफ़ सफाई के लिए और दूसरी आती थी बर्तन वगैरह करने के लिए और खाना बनाने के लिए। अब समय अच्छा खासा चल रहा होता है तो इसी बीच में अतुल की पत्नी को एक लड़का होता है, यानी कि वो एक लड़के को जन्म देती है। अब जैसे ही लड़के को जन्म देती है तो लड़की के जो परिवार वाले लोग हैं उनकी घर में एंट्रियाँ होना शुरू हो जाती है। अब घर में एंट्री होना शुरू हो जाती है तो होता क्या है दोस्तों, ये सिर्फ 1 BHK का घर था।
1 BHK के घर में अतुल, उसकी पत्नी निकिता और उसकी माँ, ये तीनों लोग रहा करते थे। अब लड़की के परिवार के लोग जब आते हैं तो घर में तो जगह नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हें नज़दीकी एक होटल में ठहरा देते हैं। अब जैसे ही लड़की के परिवार को ये लोग होटल में ठहराते हैं तो लड़की के परिवार वाले लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो लोग कहते हैं कि हमारी इतनी भी इज्जत नहीं है कि हमें होटल में ठहराया गया, अरे इनसे अच्छा तो हमारा घर है, हमारे घर में तो इतनी जगह कि 50 रिश्तेदार आ जाओ, 50 के 50 रुक जाएंगे। लड़की के परिवार के लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया नहीं था, जब इनके परिवार में, जब इस लड़की के पिता जिंदा थे तो परिवार में बोलचाल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो उनको कोई व्यापार वगैरह शुरू करना होगा। तो उसी बीच में जो लड़की है अपने पति अतुल से परिवार वालों को 15 से 20 लाख रुपए दिलवा देती है उधारी के तौर पे, क्योंकि वो व्यापार करना चाहते थे। और अब 15-20 लाख रुपए तो चले गए, लेकिन वो पैसे आते नहीं हैं। और अब इधर जो लड़की के परिवार के लोग हैं उन लोगों को अतुल से हो जाता है झगड़ा और वो अतुल लगने लगता है बुरा। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अतुल आखिर इसके परिवार के लोगों को बुरा लगने लगा तो क्यों लगने लगा। पहली वजह तो ये थी कि 15 से 20 लाख रुपए जो अतुल ने अपने ससुरालियों को दिए थे वो वापस नहीं आए थे। और जो इसकी पत्नी निकिता है, इसकी जॉब छूट जाती है, तो ये क्या है, सारा के सारा दिन घर पे रहती थी। अब घर पे रहती थी तो क्या है, घर के सारे मूवमेंटों को अपनी माँ को बताती थी और उधर से उसकी माँ उसको नई नई चीज़ें सिखाती थी। जब भी टीवी सीरियल आता था तो टीवी सीरियल की बातें क्या करती थी, यानी कि सारी बातों को ये करने लग जाती है। और अब अतुल की जो पत्नी है वो अतुल पे कम ध्यान देती है, अपने घर वालों से ज़्यादा बातें करती थी। इसी बीच में एक जानकारी और मिलती है, जो अतुल की माँ थी वो प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन जो अतुल की पत्नी थी वो क्या करती थी, घर पे अजीब अजीब सी चीज़ें लाती थी और उन्हें खाती थी। इसी चीज़ से, अजीब अजीब चीज़ का मतलब ये है कि नॉन वेजिटेरियन। अब इसी चीज़ से क्या है, अतुल की माँ को ऐतराज़ होता था। अब ये वाली बात से ऐतराज़ होता था तो उसके बीच में बच्चा भी हो जाता है। अब बच्चा हो जाता है तो परिवार के लोगों को बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती हैं कि बताओ हमारे लिए तो कोई व्यवस्था की नहीं, हमें होटल में ठहराया हुआ है। तो यहीं से क्या होता है, इन लोगों के परिवार में फूट पड़ना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों निकिता क्या करती है, अपने बेटे को लेकर सीधे अपने घर पहुंच जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, 24 अप्रैल 2022 को निकिता जो है जौनपुर की सदर थाने जाती है और वहाँ पे जाके मुकदमा अपराध संख्या 1015/2022 और आईपीसी की धारा 498A, 323, 504 और 406 और साथ ही दहेज प्रोसेसिंग की धारा 3 और धारा 4 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों ये पहला मुकदमा होता है जिसे कि निकिता सिंघानिया अपने पति अतुल, अपनी सास, अपने ससुर और अपने देवर के नाम पे दर्ज कराती है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो लड़की है अपने पति के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज करा देती है, चाहे वो हत्या की हो। हत्या का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो लड़की का पिता है वो किसी बीमारी की वजह से मर गया था, तो लड़की कहती है कि मेरे पिता को इसने, यानी कि मेरे पति अतुल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिसकी वजह से मेरे पिता की मौत हो गई, चाहे हत्या करने की साजिश हो। इस लड़की का कहना था कि ये मेरे साथ मारपीट करता है बहुत बुरी तरह से, चाहे दहेज का मामला हो। इस लड़की का कहना था कि ये मेरे साथ मारपीट करता है, जी मेरे घर वालों से पैसे मांगता है, वो कहता है कि 10 लाख रुपए दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। और साथ ही अप्राकृतिक तरह से यौन शोषण करने के ऊपर ऐसे ही ना जाने कितने इसने इसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। तब पता चलता है कि टोटल 9 से 10 मुकदमे इस लड़की ने अपने पति के ऊपर दर्ज कराए थे। और अब जब बहुत सारे मुकदमे अतुल के ऊपर चलने लगते हैं तो बेंगलोर से लेके इस लड़की के घर तक का सफ़र अतुल करना तय करता है। अब दोस्तों 1827 किलोमीटर दूर का ये सफ़र था बेंगलोर से जौनपुर का। अब अतुल क्या करता है, 1827 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। हुआ क्या था, पहले ये दोनों लोग शादी करते हैं, फिर इनके बाद में इन दोनों के बीच में फूट पड़ जाती है, फिर एफआईआर पे एफआईआर, टोटल 9 से 10 एफआईआर होती हैं और उसके बाद में कोर्ट में केस शुरू होता है। अब जौनपुर से बेंगलोर की दूर है 1827 किलोमीटर, तो अतुल क्या करता था, अपना सारा काम धंधा छोड़ के बेंगलोर से जौनपुर आता था ताकि वो कोर्ट में जाके अपनी सफाई दे सके। लेकिन वहाँ पे क्या होता था,
वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता था कि जज साहब नहीं आए, कभी कभी होता था कि इसकी पत्नी नहीं आई, कभी कभी छुट्टी होती थी, कभी कभी हड़ताल होती थी। ऐसे ऐसे करके अतुल जब जब आता था, जब जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही होती थी। दोस्तों इसी तरह से अतुल चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। 2022 में पहला मुकदमा होता है और 2024 में 9वां मुकदमा होता है, यानी कि अब तक टोटल 9 मुकदमे हो चुके थे। अब दोस्तों होता क्या है, एक बार इसकी पत्नी होती है और वहाँ पे जज साहिबा होती हैं। तो अतुल जो है जज साहिबा से एक बात बोलता है, मैडम शायद आप जानती नहीं हैं, एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ऐसे मुकदमों की वजह से बहुत सारे जो आदमी हैं यानी कि मर्द हैं यानी कि पति हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। अब जैसे ही तो इसका ये कहना होता है तो तुरंत क्या होता है, जो उसकी पत्नी होती है वो इससे कहती है कि तो तुम पीछे क्यों चल रहे हो, तुम जाके आत्महत्या कर लो, तुम क्यों नहीं कर रहे ऐसा। और जो उसके बगल में जो जज होती हैं, जज साहिबा क्या करती हैं, वो अतुल को ये नहीं समझाती कि ये चीज़ गलत है, तुम गलत बोल रहे हो, बल्कि जो जज साहिबा होती हैं वो अतुल की बात पे हंसने लगती हैं। अब दोस्तों अतुल जो है बार बार बेंगलोर से जौनपुर आते आते परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केस थे और आए दिन उसकी तारीख होती थी। तो बताया जाता है कि जो पेशगार होता है, पेशगार से जब अतुल की बात होती है तो अतुल से जो है पेशगार 3 लाख रुपए की मांग करता है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ मैं दोस्तों। दरअसल बताया जाता है कि जज साहिबा ने पेशगार के थ्रू अतुल से 3 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन पेशगार की अतुल से बात नहीं बन पाती। तो क्या होता है, सीधे की सीधे अतुल जज साहिबा के पास चला जाता है। अब जज साहिबा के पास जाता है तो जज साहिबा उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करती हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए की डिमांड करती है तो अतुल बेचारा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसके पास क्या कोई पैसों का पेड़ लग रहा है, क्योंकि पहले तो उसने लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर अपने ससुरालियों को दे चुका है और अब यहाँ से अपने बेंगलोर से जौनपुर आए दिन काम को छोड़ के आ रहा है। तारीख पे तारीखें, खर्चे पे खर्चा है, लेकिन ये मामला सुलझ नहीं रहा है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में सुलहनामा कराने की बात होती है। जब सुलहनामा कराने की बात आती है तो जो बच्चा है उसके लिए ये लोग जो है लड़की वाले अतुल से पैसे मांगते हैं। अब दोस्तों बच्चे के लिए मेंटेनेंस के लिए जो पैसे मांगे जाते हैं वो मांगे जाते हैं 2 लाख रुपए, लेकिन जज साहिबा क्या करती हैं, इतने में बात तय नहीं होती। उसके बाद में जज साहिबा 29 जुलाई 2024 को एक आदेश देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो बच्चा है इसके लिए अतुल जो है 40,000 रुपये महीने देगा, जब तक कि ये बच्चा 18 साल की उम्र का ना हो जाए। अब दोस्तों अदालत का आदेश था तो बेचारा अतुल क्या करता, उसे बात माननी ही पड़ती है। अब क्या होता है, दूसरी तरफ जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो अतुल को कभी कभी इसकी सास मिल जाती थी। तो इसकी सास पता है इससे क्या कहती थी, अरे तुम अभी जिंदा हो, तुमने तो कहा था कि आत्महत्या कर लोगे, हमने तो सारा का सारा अखबार छान मारा कि तुम्हारी आत्महत्या की रिपोर्ट आएगी या फोटो आएगी, लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। अब इस तरह से क्या होता है दोस्तों, जो अतुल की सास थी वो अतुल को जो है टीच मारा करती थी, टॉर्चर किया करती थी। अब इस तरह की जो उनकी चैट थी वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और अतुल मन ही मन टूटने लगता है। अब दोस्तों इसी वजह से 8 दिसंबर 2024 की रात को अतुल इतना टूट चुका था कि उसने अपने आप को मार डाला, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद 9 दिसंबर 2024 की सुबह पूरे बेंगलोर में हल्ला मच जाता है। पूरे बेंगलोर में तो क्या पूरे हिंदुस्तान में मच जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। दरअसल 84 मिनट की एक वीडियो थी और 24 पन्नों का एक सुसाइड पत्र होता है, जिसमें कि अतुल ने अपने छोटे से छोटे पहलू भी खोले हुए थे। दरअसल उसने सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी। पुलिस से उसका पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था और जज ने उसके साथ जो सलूक किया था, ये सारी चीज़ें ये कदम उठाने के लिए अतुल को मजबूर कर देती हैं। अब दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, जब अतुल की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो इस लड़के का भाई है विकास सुभाष मोदी, वो बेंगलुरु में पुलिस स्टेशन में जाता है और जो लड़की है निकिता, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। और वो इस FIR में 4 लोगों के नाम लिखवाता है और इनमें नाम होते हैं, पहली होती है वो लड़की निकिता सिंघानिया, दूसरी उसकी माँ निशा सिंघानिया, तीसरा उसका भाई अनुराग सिंघानिया और चौथा उसका चाचा सुशील सिंघानिया। इन चारों के खिलाफ अतुल का भाई FIR दर्ज करा देता है। और अब दोस्तों FIR दर्ज होने के बाद ये जो लड़का है अतुल, जिसने की आत्महत्या की है,
उसकी सारी जो वीडियो हैं, उसकी जो जितने भी लेटर हैं, वो सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। इसके बाद जो मीडिया वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 11 दिसंबर 2024 की सुबह जो जौनपुर में ये जो लड़की रहती थी निकिता सिंघानिया, इसके घर पे पहुंच जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से जवाब नहीं आता। उसके बाद क्या होता है, जब मीडिया कर्मी अपना कैमरा चालू करके उसके घर के सामने रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं ऊपर से अतुल की सास और इसका साला ऊपर से झांक रहे होते हैं। और जब मीडिया कर्मी उनकी तरफ कैमरा करते हैं तो जो उसकी सास है उसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। वो मीडिया कर्मियों को डांट रही थी, फटकार रही थी कि तुम लोगों को यहाँ पे आके वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बनाओगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वो सीधे सीधे धमकी दे रहे होती हैं। अब देखिए, पूरे देश भर में ये बात चल रही होती है कि अतुल को इंसाफ मिलना चाहिए। सब जगह एक ही नाम हो रहा होता है, अतुल अतुल की उसने आत्महत्या कर ली अपने ससुराल वालियों की वजह से। और उसके बाद भी अतुल के ससुरालियों की हिम्मत देखिए, वो मीडिया कर्मियों को धमकी दे रहे थे। और दोस्तों, इसके बाद लोगों ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया और इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि इस मामले में अतुल को इंसाफ मिलना ही चाहिए। और जो इसका जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसमें अतुल साफ साफ कह रहा था कि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पैसे कमाने की वजह से ही जो मेरे दुश्मन हैं वो मजबूत हो रहे हैं, इसीलिए मैं अब ये सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि मेरे परिवार के लोग, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, कोई भी परेशान ना हो। और साथ ही साथ वो एक चीज़ और बोलता है, वो कहता है कि जो मेरा बेटा है उसे मेरी मृत्यु के बाद मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो सक्षम नहीं है। और मरते मरते वो एक बात और बोलता है, वो कहता है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिले, जब तक मुझे इंसाफ ना मिले तब तक मेरी जो अस्थि हैं उनको किसी नदी में प्रवाहित ना किया जाए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, अगर मेरे परिवार के लोग केस हार जाते हैं, तो जो मेरी अस्थियां हैं उसे उसी अदालत के सामने किसी नाली या गटर में बहा दिया जाए, ताकि लोगों को इससे मैसेज मिले कि कानून हकीकत में अंधा है, वो किसी का साथ नहीं देता। दोस्तों, मैं तो यहाँ पे अतुल का साथ दूंगा। वो बेचारा क्या करता, वो हर तरफ से दबा हुआ था, लेकिन आखिरकार अतुल आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार। मिलता है कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए।